नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख की संभावनाएं जताई जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी दलों की रणनीति और बैठकें तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू संभाग के विपक्षी दलों की एकता की साफ झलक आज दिखाई दी। जम्मू की शिवसेना ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इस बैठक में राज्य के दर्जे की बहाली समेत विधानसभा चुनाव, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर्स जैसे कई अहम मुद्दे जेरे बहस आए। ना सिर्फ मुद्दे जेरे बहस आए बल्कि उनको लेकर रणनीति भी बनाई गई। तो रणनीति किस तरह की बनाई गई है, इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आज जानेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में सभी मेहमानों के साथ खास बातचीत करके। तो जम्मू में विपक्षी दलों का सियासी मंथन। सवाल ये उठता है कि जम्मू में जब विपक्षी दल एक साथ जुट होकर एकता दिखा रहे हैं तो क्या विपक्ष के तौर पर कश्मीरी सेंट्रिक जो पार्टियां हैं उनमें कहीं न कहीं चिंतन या फिर उनके लिए चुनौती भरी स्थिति तो नहीं पैदा हो रही? यही सवाल है, आज जानने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान जेकेएलएच प्राइम टाइम का हिस्सा आपसे कुछ देर बाद होने वाले हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दें। मुनीश सहनी साहब हैं, जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट हैं, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। मुजफ्फर इकबाल खान साहब एडवोकेट हैं, जो कि हमारे साथ अक्सर डिबेट का हिस्सा होते हैं। आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। और इसके अलावा दो खास मेहमान और हैं जो अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, जिनका तारुफ मैं करा देती हूँ। गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा विक्रम सिंह रंधावा साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद। सबसे पहले मुनीश सहनी साहब और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम को वक्त देने के लिए, न्यूज़ 18 जेकेएलएच को वक्त देने के लिए। मुनीश सहनी साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल ये, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में ही ये बैठक बुलाई गई। पहला सवाल ये कि इस बैठक में जो मुद्दे जेरे बहस आए वो हम सभी को पता है, लेकिन इस पर रणनीति किस तरह की बनाई गई ये बताइएगा। और इसके अलावा दूसरा सवाल आपसे ये शुरुआत में ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियों को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? सैनी साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी हाँ जी बिल्कुल जी। देखिए, रणनीति आज हमारा सबसे जी सवाल आपने सुना, शायद आप उसका जवाब जो सर्वदलीय बैठक आज जी हाँ बिल्कुल, सवाल आपका सुना। जो सर्वदलीय बैठक का आज जो आयोजन किया, ये इको हो रहा है आपका ना? ठीक है, तकनीकी खराबियों को दूर कर लिया जाएगा। अपनी बात आप वापस आ रही है जी। जो सर्वदलीय बैठक का आज जो आयोजन किया गया, इसको आप अलग जम्मू या अलग कश्मीर के चश्मे से नहीं देखिए, यही मेरा अनुरोध है। ये जम्मू के लोकल इश्यूज को, जो जम्मू के स्थानीय मुद्दे थे, कहीं ना कहीं हम ऑल पार्टी का हिस्सा भी रही है शिवसेना यूबीटी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में भी हमने कई बैठकें अटेंड की है। वहां पर जो है कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात की जाती थी, जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाती थी, जिसके अंदर था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए। मगर जहां डिफरेंसेस थे हम दोनों खिते के पार्टियों के बीच में, वो था कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पार्टी की, कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं, उनकी अभी भी सुई जो है वो धारा 370 पर अटकी हुई है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं 370 से। हम लेह लद्दाख से सबक लेना चाहते हैं कि जैसे लेह लद्दाख तमाम पक्षी विपक्ष पार्टियां वहां पर आगे बढ़ रही हैं, अपने लिए राज्य का दर्जा मांग रही हैं, जनता के लिए नौकरियां और आरक्षण मांगा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे चलें। हमने मशवरा दिया था कि आप 370 पर जो है अटक ना रहिए, कम से कम जनता के मुद्दों को लेकर आगे चलिए। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत है जो हमने जम्मू खिते से की है। आज तमाम जम्मू की पार्टियां, जम्मू के सामाजिक राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता के साथ आवाज बुलंद की है हमारे इश्यूज के ऊपर। और उस इश्यूज पर खाली आवाज नहीं बुलंद की कि खाली बैठक नहीं चली, बल्कि आगे की रणनीति भी तय की गई। तमाम उपस्थित पार्टियों ने संकल्प लिया कि हम इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे, जिसमें डोगरा संस्कृति की पहचान है,
हमारे जो जम्मू को जो है टोल मुक्त करने के लिए। देखिए जम्मू के अंदर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और माता वैष्णो देवी जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसको लेने के लिए सड़क मार्ग से सबसे ज्यादा श्रद्धालु जम्मू की तरफ आते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखनपुर से जम्मू के द्वार से लेकर कटरा तक 3 टोल प्लाजा उनको जो है पे करने पड़ते हैं। तो हमारी मांग थी कि इन टोल प्लाजा से हमें मुक्ति दी जाए। जम्मू के अंदर पंजाबी भाषा जो है उसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है, उसको ऑफिशियली जो है पंजाबी भाषा को भी दर्जा दिया जाए, क्योंकि डोगरी और हिंदी के साथ साथ अगर जम्मू खिते की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि पंजाबी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है जो हम लोगों के घरों में। इसके साथ जो है पीओजेके जिसके 16 लाख की आबादी है और अधिकतर लोग जम्मू के अंदर निवासी हैं, उनके मुद्दों पर लगातार जो है सरकार का नजरअंदाज रवैया जो है जारी रहता है। हमारे पास जो है डेली वेजर हैं जो 60,000 की तादाद है जिनकी, और पिछले लगातार कई महीनों से वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मगर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम तमाम पार्टियां अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार इस पर आवाज उठाती रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार आवाज बुलंद की गई है, मगर एकजुटता के साथ जरूर पहली बार अपनी तरह की ये बैठक का आयोजन किया गया। हम शुक्रिया अदा करता हूं मैं तमाम पार्टियों का जो आज ये सर्वदलीय बैठक का हिस्सा रही, और उन नेताओं को बताया गया कि जम्मू के अंदर भी नेता हैं, जम्मू में भी एकजुटता दिखाई जा सकती है। ये सबसे बड़ी आज हमारी उपलब्धि थी इस बैठक की। तो आपका कहना है कि संदेश कहीं ना कहीं उन विपक्षी दलों की तरफ और उन पार्टियों की तरफ चला गया है जो आप लोग देना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। और 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ मैंने कुछ देर पहले कराया था। इस बीच हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा साहब हैं, मौजूद है। आपका स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इसके अलावा गुलाम नबी मोंगा साहब हैं, एक्स MLC हैं, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं चाहती हूं कि सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, कश्मीर से आज जो तमाम विपक्षी दल है, खासकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, तो जम्मू में जो एकता की साफ झलक दिखाई दी है उसे किस तरह से आप लोग लेते हैं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले अभी मुनीश सैनी साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां थी जो उनके मुद्दे को लेकर नजरअंदाज करती रही। तो आज हम लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें एकता का संदेश दिया है कि अपने मुद्दे हम सब जुटकर जम्मू से भी उठा सकते हैं। सना जी, एक वेलकम स्टेप है और मैं यही एक्सपेक्ट भी करता था जी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के हटने का और रियासत के दर्जे के हटने का सबसे ज्यादा अगर नुकसान होना है या हुआ है तो वो जम्मू में हुआ है। कश्मीर वालों को अभी बर्ंट जो है वो डायरेक्ट नहीं सहना पड़ा, जम्मू वालों को सहना पड़ा। हमें तवक्को भी थी कि जो भी राइट थिंकिंग लोग हैं, जो वो किसी विचारधारा के गुलाम नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को देखते हैं, वो लोग जरूर एक दिन इस पर विचार करेंगे, सोच करेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। और बहुत जल्द वाकया ही जो राइट थिंकिंग लोग थे उन्होंने बैठकर अगर इस पर गौर व खोज किया है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं सैनी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। जिस तरह रियासत का है, स्पेशल स्टेटस का है। स्पेशल स्टेटस क्या है? कोई स्पेशल स्टेटस ऐसा नहीं है कि आइन के दायरे से बाहर। 371 है, आपने 10 रियासतों को दिया है, जम्मू को भी दे सकते हैं। और बहुत अच्छी बात कही सैनी साहब ने कि लद्दाख और लेह के लोगों से हमें सबक सीखना चाहिए कि वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उससे ऊपर उठ के उन लोगों ने अपने इलाके के लिए जंग लड़ने की, लड़ाई लड़ने की ठान ली है। और जब तक हमको ये डिवाइड करते रहेंगे ना, ये जम्मू, ये कश्मीर, ये राजौरी, ये पुंछ, ये डोडा, भद्रवा, तो जाहिर सी बात है उससे कुछ चीज हासिल होने वाली नहीं है। और इसमें मुझे ये लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये चीज बुरी भी नहीं लगेगी, सिवाय कि अगर कोई किसी विचारधारा का गुलाम है तो वो अलग चीज है। लेकिन जम्मू के हित में अगर कोई आवाज उठती है, कश्मीर के लोग अगर कोई आवाज उठाते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर तो बात हो सकती है जी। और अगर ये दानू खित्ता आजाद मिलकर
कश्मीर और जम्मू दोनों मिलकर इसके लिए लड़ाई लड़ें, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें, और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे आपको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। शायद आपको याद होगा 5 अगस्त और 6 अगस्त को 2019 को, लेकिन जम्मू की इस लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को शामिल नहीं करना चाहते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन मूंगा साहब का रुख करना चाहेंगे। मूंगा साहब, जो आज विपक्षी दल जम्मू संभाग के मुद्दों के लिए एक साथ इकट्ठा हुए, लेकिन कॉमन बात इसमें ये रही कि राज्य के दर्जे की बहाली की मांग और साथ ही साथ जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग, जो कि आप लोग भी करते हैं, इस पर भी आज चर्चा हुई। इस बैठक को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया गया, पीजीपी को नहीं बुलाया गया। देखिए, अगर हमारी जो हम स्टेट की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जिनका अपना अपना एक ख्याल है, अपना अपना एजेंडा है, वो मिलते हैं, अच्छी बात करें, अच्छी बात है। और जो इश्यूज वो उठाएंगे, चाहे टेलीविजर्स का हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स का, जो और इश्यूज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, अनएम्प्लॉयमेंट, तो डेवलपमेंट वर्क्स का, उसके लिए वो काम करेंगे। तो इसमें ये तो अच्छी बात है। एज फार एज पॉलिटिकल इशू का मसला जो है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि जम्मू में खासकर ये श्रीनगर में तो था ही, जम्मू में आज इतनी अवेयरनेस है कि उनको अब एहसास होने लगा कि 370 को एब्रोगेट करने से उनको कितना नुकसान हुआ है। और ये जो ब्रंट है बाहर का आने का फ्लो जो जम्मू में है, तो वो समझ आ रही है उन लोगों को कि उनको कितना नुकसान हुआ। नहीं, लेकिन मुनीर साहब ने कुछ देर पहले अभी कहा कि हम 370 के मुद्दे से अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर हम एक राय नहीं रखते हैं, एक मत नहीं रखते हैं, लिहाजा हमने एक आज जम्मू संभाग के लोगों के साथ बैठक की है। वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए, वो 370 से कह रहे हैं हम आगे निकलना चाहते हैं। I am coming to that. देखिए, इसमें सब पार्टियों का यही डिमांड है कि सबसे पहले ये स्टेटहुड दे दें यहाँ, और उसके बाद इलेक्शन, दैट शुड बी फॉलोड बाय द इलेक्शंस। और हमारी पार्टी की जो डिमांड है कि सबसे पहले आप जॉब्स और लैंड का हमें जो है 35A में था, और ये कोई नई बात नहीं है, वो सब और भी स्टेट्स में है यहाँ हमारे इंडिया में इस वक्त, जो उसका जॉब्स और लैंड का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ आपने ये कहा कि ये सब पार्टियां इकट्ठे हो गए हैं जी, इन पार्टियों को मेरी गुजारिश होगी कि कहीं ये बीजेपी के ये डिस्ट्रैक्ट करने की तो कोशिश नहीं है, कहीं उसका ख्याल रखना है उन लोगों को, उन पार्टीज को, कि ये डिवाइड करने की तो बात है, कहीं उसकी तरफ ना चले जाए। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी का जो मुद्दा और मकसद इसमें है कि ये डिवाइड कर लें, और उनको पता चला है कि जम्मू में भी बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। ठीक है, भारतीय और जनता इस वजह से वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करके कहीं इसको असल इशू से दूर न ले जाए। ठीक है, एक्सएमएलसी भारतीय और जनता वो पार्टी कभी नहीं चाहेगी, बीजेपी पार्टी कभी नहीं चाहेगी जम्मू और कश्मीर इकट्ठे रहे, जम्मू और कश्मीर एक ही आवाज बने। हमारे बीच एक्सएमएलसी बीजेपी के मौजूद है रंधावा साहब, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी कि बीजेपी को भी नहीं आमंत्रित किया गया आज जो बैठक हुई, इस बैठक को जम्मू में बैठकर बीजेपी ने किस तरह से देखा? क्योंकि इसमें टोल प्लाजा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, वो भी मुद्दा शामिल है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी सेटबैक इसे नहीं माना जाए? देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है
और दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, इन लोगों ने एक प्रयास किया है जम्मू का एक प्लेटफॉर्म बनाने का, इनको मुबारक है। और मुझे लगता है कि कम से कम इनको ये एहसास तो हुआ कि 75 सालों से जम्मू जो है कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज के तलुए के नीचे दबा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी जम्मू के लोगों की पीठ पे अगर किसी ने वार किया है वो कांग्रेस पार्टी ने वार किया है। अनेकों बार ऐसा आया है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटें ज्यादा होती थी, लेकिन कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस हमेशा सरेंडर करके कश्मीर से कोई मुख्यमंत्री बनाती थी। लेकिन ये यकीनन है कि ऐसे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि हमारा एक अपनी विचारधारा है, हम विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। और आज भी जम्मू को इस बात का एहसास है कि जम्मू के साथ इंसाफ होना शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, उसके बाद तो जम्मू जीवंत हुआ। जम्मू को तो इन लोगों ने, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और ये जो अभी अमेलगम बना है, इन लोगों ने जम्मू को तो डेड करने का पूरा एक षड्यंत्र रचा हुआ था। पूरा जम्मू इन लोगों ने घेर लिया था। ऐसी कौन सी कश्मीर के अंदर प्लेग की बीमारियां फैल गई थी कि हर कश्मीरी को जम्मू के अंदर भी घर बनाना है और उसको कश्मीर में भी घर चाहिए। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रयासों से कोई नुकसान या संदेह नहीं है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी में संदेह जरूर है। ये कितने दिन तक चलते हैं, इनका वजूद कितना पब्लिक के अंदर जाता है, ये आने वाले समय में वक्त में बताएगा। लेकिन मैं इनको मुबारक दूंगा कि इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास किया है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत विचारधारा के साथ आगे चल रही है। उस विचारधारा को ना तो हम डगमगा सकते हैं, ना हमारी विचारधारा पे ये कहीं मेल खा सकते हैं। ठीक है, बीजेपी का सवाल मुनीर सैनी साहब ये है सीधे तौर पर कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि कब तक ये एकता चलेगी, और साथ ही साथ कांग्रेस सीधे तौर पर आपसे ये सवाल कर रही है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी और ताकत की तरफ से हमें डिवाइड करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जिसका ख्याल आप लोगों को रखने का मशवरा कांग्रेस की तरफ से आया है? देखिए, पहले तो अपने बीजेपी भाई का मैं जवाब दूंगा जो ये कह रहे हैं कि इनको एहसास तो हुआ। अरे हमें एहसास तो हुआ, आप भी एहसास कीजिए, आपको भी एहसास होना चाहिए। ये जो तमाम आज मुद्दे उठाए गए हैं ये आप लोगों की ही देन है। बीजेपी को 2014 नहीं भूलना चाहिए, जब जम्मू संभाग की जनता ने इनको भरपूर समर्थन दिया था, प्यार दिया था, एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी जम्मू की असेंबली के अंदर। मगर उसके बावजूद भी लगातार जम्मू को भेदभाव किया गया, जम्मू के मुद्दे नजरअंदाज किए गए। ये जो हम टोल के खिलाफ कर रहे हैं ना, ये 5 अगस्त 2019 के बाद ये टोल प्लाजा 3 यहां पर लगे हैं। जो डेली वेजर हैं वो 2019 के बाद जो है यहां पर आकर जो है डेली वेजर धरने दे रहे हैं। जिस जम्मू दूरदर्शन की हम आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी डोगरा संस्कृति आप तो अभी की कुछ देर पहचान पहले की कह रहे थे सुरक्षा कि के लिए 370 से जो आप एक आगे हमारे बढ़ना पास चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म था। 370 हटने के बाद की खामियां आप गिना रहे हैं कि 3 टोल प्लाजा जो बने हुए हैं वो 2019 के बाद बने हैं 5 अगस्त, और तो ये खामियां हैं, इस खामियां मानी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल सन्ना जी, बिल्कुल मैं दोनों पहलू आपको बता रहा हूं। 370 से बिल्कुल हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर जो बीजेपी ने हमें सबजबाग दिखाए थे, जिसका हमने ढोल नगाड़ों के साथ जिसका स्वागत किया था, आगे बढ़े थे, मिठाइयां बांटी थी, और 370 के हम आज भी खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि 370 हमें 2 संविधान देता है, 2 निशान दे रहा था जम्मू कश्मीर को, जिसके बिल्कुल भी हम हक में नहीं है। हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय बाला साहब का, ठाकरे जी का भी नारा था कि एक देश एक संविधान एक निशान, और जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनके शादी के बाद हकों से महरूम रखा जाता था। वाल्मीकि समाज जिसको वोट का अधिकार नहीं था, दशकों से वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को वोट का अधिकार नहीं था, बहुत सारी खामियां थी उसमें। 370 हटी, मगर जो हमें सबजबाग दिखाए गए थे रोजगार के, विकास के और आर्थिक उन्नति के, वो तमाम सबजबाग जो है कहीं ना कहीं आज जुमला साबित हो रहे हैं। जितने भी आज इशू उठाए गए, इसका 370 से मैं नहीं कह रहा कि 370 के कारण ये चीजें आई हैं, मगर जो हमें वादे किए गए थे, बीजेपी ने जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, जो जम्मू संभाग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। आज भी इनकी केंद्र सरकार जो है वो फोकस होती है कश्मीर के ऊपर, मगर जम्मू के मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। सैनी साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आपने सब्ज बाग दिखाए थे, उस सब्ज बाग में अब जो फूल हैं वो बहुत कांटे वाले हैं, वो जुमले साबित हो रहे हैं। जो तमाम बातें आपने कही थी, यानी जम्मू की जनता माने कि आपसे नाराज है।
ये सानी साहब शायद भूल गए हैं, मेरे बड़े परम मित्र हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक दल तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जम्मू कश्मीर में कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये इनकी पार्टी से कभी कोई वार्ड का काउंसलर तक नहीं चुन के आ सकता। आप वोट पब्लिक के ले नहीं सकते, लेकिन लोगों को गुमराह करने में बड़ी माहिर हो। इनको भूल गया है कि 2014 के बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी जम्मू की जनता ने हमें पुनः जम्मू के दोनों सांसद चुनवाए। उसके बाद 2020 में डीडीसी का चुनाव जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पूरे जम्मू कश्मीर में आई, जहां तक कि कश्मीर खित्ते से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे हमारे 3 लोग चुन के आए। ये मैंने कहा ना, ये जो एमएलगम बना है, एक ऐसा एमएलगम बना है जिसका वजूद कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, इनकी सुनने वाला है कोई नहीं, तो चलो एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो अपनी आवाज थोड़ी थोड़ी रेज करते रहेंगे। अदरवाइज जब ये वोट पॉलिटिक्स में आएंगे, पब्लिक के बीच में वोट लेने जाएंगे, तो इनका वोट शेयर कितना रहेगा ये वक्त आने पर इनको पता लग जाएगा। करते थे जो इनको 2019 के अंदर या 2014 के अंदर जो बहुमत मिला है, उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ है। महाराष्ट्र के बाहर हम शिवसेना कोई हाथ नहीं है शिवसेना का। शिवसेना जम्मू कश्मीर में कभी जीवंत ही नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। आपको पता ही नहीं आपकी कितनी शिवसेना बन चुकी है। बाला साहब ठाकरे का तो आप लोगों ने नाम मिट्टी में मिला दिया। अब आप भूल जाइए, अब एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना का मनीष सानी साहब वो प्लेटफॉर्म पकड़िए। सोचा है कि जब बीजेपी हमारे ठाकरे परिवार का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया है, जिसको आप अपना लीडर मानते हैं। बाला साहब ठाकरे आज भी स्वर्गों में खून के आंसू रोते होंगे कि मैं किस नासूर को छोड़ के आया हूं, जिसने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और जिस कांग्रेस का मैं हमेशा विरोध करता आया, उस कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। अब उस पार्टी के नुमाइंदे हो, अब कहां बात कर रहे हो? हम सबसे पहले हमेशा उस पार्टी का विरोध करते हैं। आप याद कीजिए, आप भी तो पीडीपी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री जी यहां पर आकर विरोध करते थे। क्या किया आपने 2014 के अंदर? पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उस समय आपने 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस समय 370 के ऊपर आप कोई बात नहीं करते थे। आज आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। बिल्कुल, जब कांग्रेस की विचारधारा अलग थी, हम उसका विरोध करते थे। आज अभी कुछ दिन पूर्व, बल्कि 2 से 3 दिन की बात है, तमाम लोगों को ज्ञात है, नेका के एनसी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किए। क्या आपका कोई नेता बाहर निकला उसका विरोध करने के लिए? नहीं निकला। हम ऑल पार्टी का हिस्सा थे, उसके बावजूद सबसे पहला विरोध जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना द्वारा किया गया। जब महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बना रही है, ये भी सवाल उठता है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पर हो रही है। अगर वो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं और जम्मू के लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है कि इनकी क्रेडिबिलिटी और इनका एग्जिस्टेंस क्या होगा, इनका वजूद ही नहीं है, क्योंकि एक वार्ड मेंबर भी नहीं चुना जाता। तो क्या ये आप लोग भी देखते हैं कि हल्के में लिया जाए क्या इन तमाम सियासी दलों की जो इस वक्त सरगर्मियां चल रही है? मुजफ्फर इकबाल खान साहब, पब्लिक समझदार है। ये है प्री मैच्योर है ये चीज कहना। हाँ। कि भाई कौन सी पार्टी की कितनी क्रेडिबिलिटी है। मुझे तो लगता है कि आप बीजेपी भी अपनी क्रेडिबिलिटी जो खो बैठी है, और जो इनको पब्लिक ने सपोर्ट किया था जम्मू में, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने उस वक्त लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की और 370 को ऐसे बताया कि जैसे कि ये कोई मुल्क दुश्मन और या किसी फॉरेन मुल्क ने दिया है। 370 तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, और वो 70 साल तक आइन का हिस्सा रहा। आज भी उसकी एक शिक जो है वो आइन का हिस्सा है, और उसको ये कहना कि तो टेम्पररी ना, किसी फॉरेन मुल्क में दिया है। और मुझे ये बताएं, इनको सिर्फ एक सवाल पूछें कि 370 में अब 2 ही चीजें बची थी, एक तो जमीन की प्रोटेक्शन थी और एक एम्प्लॉयमेंट की। क्या ये लोग अगर नहीं चाहते हैं तो वाकई कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर लोग नहीं चाहते हैं कि हमें जमीन की प्रोटेक्शन हो, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का एक ही नारा होता था कि महाराष्ट्र इज फॉर महाराष्ट्रियन। वहां बिहार के, यूपी के लोगों को खोखा तक नहीं पड़ा। इसका जवाब सैनी साहब से लेंगे। मोगा साहब, आपका मशवरा ये था कि ये ख्याल रखना चाहिए। अभी बीजेपी ये कह रही है क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि हो सकता है, देखिए अगर बात विपक्षी दलों की करें, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी की, वो लगातार जम्मू दौड़ लगाती रही है, वहां पर बैठकें करती रही हैं, तो कहीं ना कहीं
जब ये तमाम पार्टियां इकट्ठा होकर मीटिंग कर रही हैं तो क्या आप लोगों को डेंट पहुंचने की सना जी, नजर नहीं आ रही है नेशनल चीजें? कॉन्फ्रेंस कश्मीर की होगा पार्टी साहब। नहीं है। मैं एक करेक्शन कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, जम्मू ये में जो भी है, कश्मीर में भी है, सुन लद्दाख रहा में था भी। अपने साथी जम्मू कश्मीर सेंट्रिक नहीं है। नहीं वो रंधावा मालूम, साहब को, वो पता ये है, वो मुझे सभी लग को रहा पता है है, लेकिन बीजेपी जितनी सरगर्मियां कश्मीर में चलती हैं इन तमाम पार्टियों की, बीजेपी जम्मू में कम ही पार्टी- देखने को मिलती हैं। अब इकबाल साहब, मोगा साहब आपका बीजेपी जवाब। हाँ जी, जल्दी। आप तो बोलने दीजिए ना, ये बीच में कोई इंटरप्शन होती है। ये ऐसा है कि जो बीजेपी का स्टैंड मुझे दिखाई दिया अभी, रंधावा जी साहब जो कह रहे थे, उसका मुझे लग रहा है ये डेस्परेशन में है। इनको पता चला है कि लोग नाराज हैं, लोग नालान हैं, और इनने जो वादे दिए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने 370 को इस तरह से पेश किया था जैसे कि ये जम्मू के खिलाफ था, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। बराबर का हिस्सा जम्मू को भी मिल रहा था, कश्मीर को भी, लद्दाख को भी। जॉब्स की गारंटी थी, आपकी लैंड की गारंटी थी। अब जो फेस करना पड़ता है वो जम्मू को सबसे पहले फेस करना पड़ रहा है। ठीक है सैनी साहब, ये मगर बात एक आप बात नहीं है। समझते क्या? ये तमाम पार्टियां कहती है 370 की वजह से ये तमाम चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अभी लैंड की सिक्योरिटी महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियन बाला साहब ठाकरे कहते थे, ये आपको याद दिला रहे हैं, दूसरी पार्टियां याद दिला रही है। जल्दी से रिएक्शन आपका। बिल्कुल, आज भी हम चाहते हैं कि धारा 371 जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपने तमाम पूर्ववर्ती राज्यों को दे रखी है जो सीमावर्ती राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य होने के साथ साथ पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रहा है। ठीक है, इस मुद्दे पर आपको जवाब नहीं आया, लेकिन वक्त की कमी है, कई और सवाल थे करने थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैनी साहब आपका शुक्रिया, रंधावा साहब आपका शुक्रिया, साथ ही साथ मोंगा साहब आपका भी शुक्रिया, मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। JKLH प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।